नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक भूगोल, सर्वनारायण सिंह रामकुमार सिंह महाविद्यालय सहरसा। आज के इस वीडियो पोस्ट में मैं पार्ट 2 के छात्रों के लिए मानव भूगोल में संदर्भ की एक महत्वपूर्ण प्रकरण प्रादेशिक संश्लेषण अथवा प्रदेश की संकल्पना का विकास को समझने का प्रयास करेंगे। प्रदेश की संकल्पना भूगोल की प्रारंभिक संकल्पना है, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रदेश की संकल्पना भूगोल की प्रारंभिक संकल्पना रही है। हालांकि प्रदेश के निर्धारण में नए तथ्य जुटते चले गए। प्राचीन काल में एस्ट्रेबो ने अपने अनुभव एवं अन्य विद्वानों के कार्यों के आधार पर विश्व का प्रादेशिक भूगोल लिखा था। इसका आधार राजनीतिक सीमाएं थी। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रदेश की जो संकल्पना है यह भूगोल विषय में जो है सो प्रारंभ से ही जो है सो ये संकल्पना रही है, और कालांतर में धीरे धीरे इसमें बहुत सारे विषय वस्तु जो है सो जुड़ते चले गए। प्रदेश को कैसे निर्धारित किया जाए इस संदर्भ में। और प्राचीन काल में एस्ट्रेबो नाम के जो विद्वान थे, उन्होंने सबसे पहले जो है सो अन्य विद्वानों के कार्यों के आधार पर विश्व का प्रादेशिक भूगोल लिखा था, और जिसका आधार जो था वो राजनीतिक सीमाएं थी। 18वीं शताब्दी तक लिखे गए प्रादेशिक भूगोल में राजनीतिक सीमाएं ही प्रदेश का आधार था। गेटेरर ने 1775 ईस्वी में प्रादेशिक भूगोल पर लिखे ग्रंथ में प्रादेशिककरण में राजनीतिक सीमाओं के साथ साथ मानव समूहों के वितरण को भी ध्यान में रखा था। कहने का तात्पर्य ये है कि मैंने इसको ऐसे समझिए कि 18वीं शताब्दी तक जितनी भी किताबें लिखी गई या जितने भी विद्वानों ने प्रादेशिकरण पर अपने विचार व्यक्त किए थे, और प्रादेशिक भूगोल में भी जब ये प्रादेशिकरण की बात आती थी तो राजनीतिक सीमाएं जो होती थी किसी भी देश या प्रदेश की, उसी को आधार माना जाता था। लेकिन गेटेरर नामक एक विद्वान हुए जिन्होंने जो है सो 1775 ईस्वी में प्रादेशिक भूगोल में लिखे गए ग्रंथ में प्रादेशिकरण में जो प्रादेशिकरण जब हम कर रहे थे, जिसमें कि राजनीतिक सीमाएं ही सिर्फ मूल आधार हुआ करता था, उसके साथ साथ उन्होंने मानव समूहों के वितरण को भी जो है सो उसका एक आधार माना कि किसी भी प्रदेश के प्रादेशिकरण में राजनीतिक सीमाओं के साथ साथ मानव का जो समूह है उनको भी जो है सो इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। प्रादेशिक चिंतन को नया स्वरूप देने का कार्य होमेयर एवं अगस्त्य ने किया। होमेयर ने पृथ्वी को 4 स्तरीय प्राकृतिक खंडों में विभाजित किया। कहने का है कि प्रादेशिक चिंतन की जब हम लोग बात करते हैं तो इस चिंतन को नया स्वरूप देने का जो काम है वो मुख्य रूप से होमेयर एवं अगस्त्य नामक विद्वान ने किया था। और आगे चल करके होमेयर महोदय ने जो है पृथ्वी को 4 स्तरीय प्राकृतिक खंडों में विभाजित किया था। और ये जो 4 खंड थे वो था पहला स्थान विशेष, जिसको हम लोग लोकेलिटी कहते हैं। दूसरा था प्रदेश, जिसको हम लोग रीजन कहते हैं। तीसरा था जिलों का समूह, जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। और चौथा था स्थल खंड यानी लैंड। ज्यून ने गोटेरर के कार्यों को मान्यता दिया तथा यूरोप को 2 बृहद इकाई में विभाजित करते हुए प्रत्येक को उपविभाजित किया। सैद्धांतिक रूप से वारेनियस ने भूगोल को क्रमबद्ध भूगोल या सामान्य भूगोल और विशिष्ट भूगोल या क्षेत्र विवरण भूगोल में विभाजित किया था। यही विभाजन सामान्य भूगोल एवं प्रादेशिक भूगोल के रूप में हम्बोल्ट एवं रीटर के द्वारा विकसित किया गया। इस तरह प्रादेशिक संकल्पना का विकास का प्रारंभ
वारेनियस द्वारा ही हुआ। वारेनियस के कार्यों के बाद फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, ब्रिटेन आदि देशों में प्रादेशिक अध्ययन क्रमशः विकसित होता रहा। प्रादेशिक भूगोल को नवीन चिंतन देने एवं आधुनिक स्तर पर विकसित करने का कार्य रीटर ने किया। अरकुंडे पुस्तक में विश्व के सभी महाद्वीपों का प्रादेशिक अध्ययन था। यानी कि कहने का मतलब ये है कि प्रादेशिक भूगोल के नवीन चिंतन एवं आधुनिक स्तर पर विकसित करने का कार्य जो था, ये कार्य मुख्यतः रीटर महोदय ने किया। और रीटर महोदय के द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है, जिसको हम अरकुंडे कहते हैं, अरकुंडे जो किताब है, यह मूल रूप से विश्व के सभी महाद्वीपों का प्रादेशिक अध्ययन ही है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जर्मनी एवं फ्रांस में प्रादेशिक भूगोल एवं प्रदेश की संकल्पना का महत्वपूर्ण शोध की गई। फ्रांस में लाप्लास का कार्य प्रादेशिक भूगोलवेत्ताओं के लिए महत्वपूर्ण रहा। भूगोल के अध्ययन में प्रदेश के अध्ययन ने नई स्फूर्ति प्रदान की। लाप्लास ने प्रदेश की नवीन व्याख्या की तथा बताया कि प्रकृति एवं सांस्कृतिक वातावरण के तथ्य एक दूसरे से अविभाज्य हैं तथा मानव एवं प्रकृति के परस्पर संबंध द्वारा विशिष्ट भूतलीय स्वरूप का निर्धारण होता है। अतः स्थलीय लक्षणों के अध्ययन में मानवीय क्रियाकलापों को भी महत्व देना आवश्यक है तथा प्रकृति एवं मानव क्षेत्रों को समझकर ही ऐसे क्षेत्रों का अध्ययन होना चाहिए। लाप्लास ने उपर्युक्त संदर्भ में पहली बार प्रदेश शब्द का प्रयोग किया था। स्पष्ट है कि भूगोल में प्रदेश की संकल्पना में क्षेत्रीय, प्राकृतिक एवं मानवीय लक्षणों का अध्ययन किया जाने लगा तथा इसी संदर्भ में एक विशिष्ट प्रदेश का अन्य प्रदेश से भिन्नता स्पष्ट हुई। हार्टसोन महोदय के अनुसार प्रदेश एक विशिष्ट स्थिति वाला क्षेत्र होता है जो अन्य देशों से विशिष्टता लिए रहता है तथा ऐसे प्रदेशों का विस्तार उस विशिष्टता की सीमा तक होता है। अतः विशिष्टता का ही सही निर्णय या निर्धारण करने पर ही प्रादेशिक विभाजन की सफलता निर्भर करती है। हालांकि विश्व में प्रादेशिक संकल्पना का विकास हो रहा था, लेकिन प्रदेशों के निर्धारण में ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला समाज ही आधार था। लाप्लास ने कहा कि एक प्रदेश में रहने वाला समाज स्थानीय होना चाहिए और वहाँ के लक्षणों में ग्रामीण हो। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में खाद्यान्न, अधिवास, ऊर्जा, निर्माण, यंत्र आदि अधिकांश साधन स्थानीय रहने से प्रदेश स्वावलंबी होता है, लेकिन औद्योगिक क्रांति के कारण विकसित नवीन समाज में आत्मनिर्भरता अंतःनिर्भरता में बदल गई है। अंततः लाप्लास महोदय ने स्वीकार किया कि वर्तमान स्वरूप में प्रदेशों की अवधारणा का सीधा संबंध उद्योगों एवं औद्योगिक क्रांति से है। सभी विकसित देशों में जहां औद्योगिकरण है, वहां का प्रभाव अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विद्वानों ने विकसित देशों के प्रदेशों की व्याख्या को वहां के निरंतर विकासशील तथा परिवर्तनशील तत्वों के अंतर संबंधों पर आधारित माना है। हार्टसोन ने कहा कि भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन है। उन्होंने क्षेत्रीय विभिन्नता के साथ ही भौगोलिक अध्ययन में क्षेत्रीय संबंधों को समझने पर बल दिया था। इस तरह प्रादेशिक भूगोल में सभी प्रकार के क्षेत्रीय विभिन्नताओं के ज्ञान को संगठित कर उन्हें सामान्य इकाइयों एवं उप इकाइयों में विभाजित किया जाता है। साथ ही इन सभी कारणों का संबंध पृथ्वी से बनाए रखा जाता है। इसमें प्रदेश के इकाई विशेष के अंतर संबंधी तत्व या लक्षण की समरूपता का संश्लेषण एवं विश्लेषण होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात
प्रादेशिक संकल्पना के स्वरूप में परिवर्तन हुआ। ब्रायन बेरी ने प्रदेश के स्वरूप को प्रादेशिक संश्लेषण की संज्ञा दी है। वर्तमान में प्रदेशों के निर्धारण में विभिन्न आधारों को स्वीकार किया जा चुका है तथा नए आधार भी सामने आ रहे हैं। तंत्र विश्लेषण का प्रयोग, गणितीय विधियों का प्रयोग, आधुनिक अनुभविक विधियों का प्रयोग प्रदेशों के निर्धारण में हो रहा है। विभिन्न उद्देश्यों के लिए विशिष्ट नियोजन के लिए प्रदेश का निर्धारण हो रहा है। स्पष्ट है कि प्रदेश की संकल्पना का व्यापक अर्थ में प्रयोग हो रहा है और प्रदेश कोई स्थान विशेष के रूप में, स्थैतिक चर के रूप में नहीं बल्कि गत्यात्मक चर के रूप में तथा संकल्पना के रूप में स्वीकार किया जा चुका है। इस तरह से इस पोस्ट में आपने प्रादेशिक संश्लेषण या प्रदेश की संकल्पना का विकास विषय वस्तु को पढ़ा। अगर आपको इस विषय वस्तु को समझने में कोई भी कठिनाई हो रही हो तो आप मुझसे मेरे व्यक्तिगत मोबाइल नंबर 9470786423 पर 24x7 कभी भी फ़ोन करके बात करके हमसे इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।